जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर एक और क्लास जिसमें हम बात करने वाले हैं भूगोल के वो 60 प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे जितनी भी परीक्षा होंगी उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और जितनी भी परीक्षा हो चुकी हैं उनमें भी ये प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ये एक एक प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न में बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सर्वाधिक सीमा लगती है। यानी बांग्लादेश के साथ भारत की किस राज्य की सीमा लगती है, वो लगती है आपके पश्चिम बंगाल की। किस लगती है, जैसे ये रहा, तो यहाँ ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश का पूरा क्षेत्र, तो इस पश्चिम बंगाल की सीमा सर्वाधिक लगती है। ये ध्यान रखना है आपको, पश्चिम बंगाल की सीमा सर्वाधिक लगती है। दूसरा प्रश्न है कि नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य की लगती है। तो उत्तर प्रदेश की लगती है नेपाल के साथ में किसे लगती है, उत्तर प्रदेश में। और बांग्लादेश के साथ किसे लगती है, पश्चिम बंगाल की। और म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है म्यांमार के साथ में। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है, क्योंकि ये कंफ्यूजन करते हैं और ये याद नहीं होती हैं इसलिए भूल जाते हैं, तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भूटान के साथ, चौथा प्रश्न क्या है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है, तो वो असम की लगती है। अब बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ किसकी लगती है, असम की जो सीमा है वो सर्वाधिक भूटान के साथ लगती है। यहाँ पर मैंने जो रिपीट कराया, जो अभी बोला है वो उनको रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल की लगती है, और नेपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लगती है। अगर म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, और भूटान की बात करें तो असम की लगती है सर्वाधिक सीमा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है कि चीन के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है। तो चीन की, अरुणाचल प्रदेश की, किसी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है चीन के साथ में। छठा प्रश्न है अब देखते हैं पांचवा, चीन के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। चीन के साथ में किसकी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की। और छठा प्रश्न देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा, यह ध्यान रखना, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। यहाँ पर पूछा है कि भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ में। 4096 किलोमीटर लगती है भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ में, ये ध्यान रखना है आपको। और भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती हैं, तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, समझिए कि ये रहा म्यांमार का, जिसे बर्मा बोलते हैं, तो ये पटकाई की ये पहाड़ियाँ हैं ना जो भारत को किससे अलग करती हैं, म्यांमार से अलग करती हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी की सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में किस दर्रे के पास प्रवेश करती है, तो किस दर्रे के पास प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे के पास प्रवेश करती है भारत में। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। नौवां प्रश्न, श्रीनगर से गिलगिल को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो श्रीनगर है ना, उस श्रीनगर से गिलगिल के लिए कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा। कौन सा, बुर्जिल दर्रा जोड़ता है श्रीनगर से गिलगिल को, ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है दर्रे से कि जो बनिहाल दर्रा है वो किसको जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है जम्मू और श्रीनगर को, जो जोड़ता है वो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। कौन सा, बनिहाल दर्रा, जो कि श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। अब देखते हैं इससे आगे प्रश्न, ये रहा, अभी मैंने ये करा दिया, जम्मू से श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। कौन सा, बनिहाल दर्रा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर बात करें जवाब सुरंग किस दर्रे से गुजरती है, तो बनिहाल दर्रे से गुजरती है। किससे, बनिहाल दर्रे से। अभी आपको याद कैसे करने हैं, देखो यहाँ ये रहा पहला बुर्जिल दर्रा, तो पहले आपको क्या करना है, ये रहा जम्मू, मैं आपको समझाता हूँ, याद कर दूंगा आपको। ये रहा जम्मू, ये रहा श्रीनगर। अगर जम्मू से श्रीनगर की बात करें तो बनिहाल, और श्रीनगर से गिलगिल की बात करें तो कौन सा, बुर्जिल दर्रा। ये ध्यान रखना है, यहाँ बनिहाल, यहाँ पर बुर्जिल। अब है जवार सुरंग किस दर्रे से गुजरती है, तो बनिहाल दर्रे से गुजरती है, मैं कह दिया बनिहाल दर्रे से गुजरती है जवाहर सुरंग। अब देखते हैं इससे आगे प्रश्न देखते हैं
कौन सा? 12 वाला। 12 वाला प्रश्न कौन सा है कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो सिपकीला दर्रा। जो कौन सा? सिपकीला दर्रा, जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ये ध्यान रखना आपको। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर है नेपाल हिमालय की लंबाई। ये आपको ध्यान रखने, सभी की सभी एक एक पॉइंट छूटना चाहिए तेरे में। नेपाल लंबाई, अब मैं बताऊं कैसे। ये जैसे हिमालय भाग है, ये इसको 4 भागों में बांटा है। पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब जो पंजाब हिमालय वो सिंधु और सतलज के बीच में है, और सिंधु सतलज व काली के बीच में कौन सा है? इसके बाद पंजाब के बाद कुमायूं, और काली व तीस्ता के बीच में कौन सा है? काली व तीस्ता के बीच में नेपाल है, और तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में है वो है आपका असम हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय की लंबाई है वो सर्वाधिक 800 किलोमीटर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये समझा दिया आपको। अब देखते हैं इससे आगे 14 वाला देखते हैं। 14 वाले में क्या पूछा है कि पंजाब हिमालय कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो सिंधु व सतलज नदियों के मध्य है पंजाब हिमालय। और 15 वाला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट चोटी किस हिमालय में स्थित है? ये भी ध्यान रखना आपको। तो सर्वोच्च या बृहद हिमालय में है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट चोटी सर्वोच्च या बृहद हिमालय में। इसे आगे देखते हैं। 16 वाला प्रश्न है कि देहरादून और हरिद्वार किस हिमालय का भाग है? तो शिवालिक या निम्न हिमालय का भाग है देहरादून या हरिद्वार, शिवालिक या निम्न हिमालय का भाग है। 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है कि मालवा का पठार कौन सी चट्टानों का बना है? तो ज्वालामुखी चट्टानों को बना है मालवा का पठार। मालवा का पठार का कौन सी चट्टानों को बना है? ज्वालामुखी चट्टानों को बना है मालवा। 18 वाला प्रश्न है कि विंध्याचल, अच्छा मालवा का पठार तो समझ लिए ज्वालामुखी चट्टानों को बना, लेकिन ये है कहाँ पर? तो जो राजस्थान का कुछ हिस्सा देखते हो, मध्य प्रदेश का जो जो हिस्सा है, जो झारखंड, जो कि राजस्थान में आप देख सकते हो झालावाड़ साइड में जो हिस्सा बना है, और मध्य प्रदेश वाला, उसी को कहते हैं मालवा का पठार। अगर बात करें विंध्याचल का पठार कौन सी चट्टानों का बना है? तो परतदार चट्टानों को बना है, परतदार को, जैसे परत होती है ना, उसके हिसाब से बना है। अब देते हैं 19 वाला प्रश्न है। 19 वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस पत्थर को भारत का रूर, यहाँ पर पत्थर नहीं है, यहाँ पर्वत है, ये ध्यान रखना, पर्वत है, ठीक है। ये किस पर्वत को भारत का रूर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। किस पर्वत को छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है? अब देते हैं 19 वाला प्रश्न, देखते हैं 19 वाला। यहाँ ये पत्थर की जगह पर्वत कर लेना। किस पर्वत को, या पत्थर की जगह पर्वत, किस पर्वत, अब देखते हैं 19 वाला प्रश्न, किस पर्वत को भारत का रूर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अगर बात करें 20 वाले प्रश्न की, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अब देखते हैं 21 वाला प्रश्न कि दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है दक्कन का पठार। और 22 वाला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पर है जी? अनैमुदी। तो ये है अन्नामलाई पे। कौन सी पे? अन्नामलाई पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी। अब देखते हैं 23 वाला प्रश्न है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों में स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। 24 वाला प्रश्न है कि गुजरात से गोवा के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? जो गोवा, गुजरात और गोवा ये वाला क्षेत्र है पश्चिम वाला, किसको नाम से जानते हैं? कोकण के नाम से। किसके? कोकण के नाम से जानते हैं पश्चिमी तट को, गुजरात से गोवा के। अब देखते हैं 25 वाला प्रश्न है कि मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं मैग्रोव वन। 26 वाले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोक्या बाब हिमनद से निकलती है सिंधु नदी। 27 वाला प्रश्न को देखते हैं।
27 वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये कावेरी नदी को कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको कि दक्षिण भारत की गंगा किस कहते हैं? कावेरी नदी को। और बात करें दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। यहाँ प्रश्न कन्फ्यूजन करता है, इसलिए आपको ये याद करना है कि दक्षिण भारत की गंगा तो वो तो है कावेरी नदी, और दक्षिण की गंगा पूछे तो वो गोदावरी नदी है। 29 वाला प्रश्न देखते हैं। 29 वाला प्रश्न है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम किस स्थान पर होता है? तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। 30 वाला प्रश्न प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम तो कैसे है? सबसे ऊपर महानदी, फिर गोदावरी नदी है, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी एवं वैगई। ये प्रश्न क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने प्रश्न कराया है। जैसे महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी और वैगई, ऐसे। अगला प्रश्न देखते हैं। 31 वाला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम। अब यहाँ पूछा ऊपर से लेके नीचे लंबाई के अनुसार, यानी लंबाई के अनुसार घटता क्रम। सबसे ज़्यादा गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी एवं ताप्ती नदी। सर्वाधिक कौन सी? गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा। 32 वाला प्रश्न कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है जलप्रपात? कुंचिकल। कौन सा? कुंचिकल है। कौन सा है? कुंचिकल है सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर बात करें कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वराह नदी, कर्नाटक में स्थित है कुंचिकल। 34 वाला प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब देखते हैं 35 वाला प्रश्न। 35 वाला प्रश्न है कि कोरोमंडल तट पर वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो लौटती हुई मानसून से होती है कोरोमंडल तट पर वर्षा। 36 वाला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा को, और नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। बांगर और खादर कहते हैं। नवीन को क्या कहेंगे? खादर कहते हैं, और पुरानी को बांगर कहते हैं। 37 वाले प्रश्न को देखते हैं। 37 वाला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। 38 वाले प्रश्न में देखते हैं। 38 वाला प्रश्न है कि किस मृदा में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो लैटराइट मृदा में होती है आयरन व सिलिका की बहुलता। 39 वाला प्रश्न केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पूना में। कहाँ है? पूना में है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। 40 वाले प्रश्न को देखते हैं कि 40 वाला प्रश्न है कि भारत और उर्वरक, ये क्या प्रश्न पूछा गया कि भारत उर्वरक उत्पादन एवं, यहाँ ये उर्वरक है, भारत और नहीं है, उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में। 41 वाला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, दक्षिण भारत की, तो कौन सा है? तालाब है सिंचाई का प्रमुख साधन। आप देखते हैं 42 वाला प्रश्न है कि कौन सा कोयला उत्तम श्रेणी का कोयला है? तो एंथ्रासाइट कोयला है जो कि उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। 43 वाले प्रश्न की बात करें कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो जर्मनी के सहयोग से 1959 में की गई थी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना। 44 वाले प्रश्न को देखते हैं। 44 वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1931 को, 1971 में की गई थी। 1931 को भारतीय जूट निगम की स्थापना। 45 वाला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट कि NH44 NH44 किससे जोड़ता है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है NH44। 46 वाले प्रश्नों को देखते हैं कि समझौता एक्सप्रेस रेल भारत किस देश के बीच चलती है? पाकिस्तान के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस रेल। 47 वाला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 में हुई थी भारत में वायु परिवहन की शुरुआत। 48 वाले प्रश्न को देखते हैं। 48 वाला प्रश्न है
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और 49 वाला प्रश्न कि 2011 की जनगणना कौन से नंबर की, कौन से क्रम की जनगणना हुई? तो 15वीं हुई थी। कौन सी? 15वीं हुई थी 2011 की जनगणना। इस यानी अब देखते हैं 50 वाला प्रश्न, पारादीप किस राज्य में स्थित है? यानी पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह, ये बंदरगाह है। 51 वाला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखते हैं 52 वाला प्रश्न। 52 वाले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर के मामले में, साक्षरता के मामले में दूसरा राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है सर्वाधिक साक्षरता के मामले में दूसरा राज्य। 2011 की जनगणना हुई तो इसके अनुसार। 53 वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई थी राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना। अब देखते हैं 54 वाला प्रश्न। 54 वाला प्रश्न है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। 55 वाला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 56 वाला प्रश्न कि तेलंगाना का जनसंख्या घनत्व कितना है? 310 प्रति वर्ग किलोमीटर में है तेलंगाना का जनसंख्या घनत्व। 57 वाला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य। और 58 वाला प्रश्न है कि 58 प्रश्न क्या है? गारो खासी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये मेघालय में पाई जाती है गारो खासी जनजाति हैं। 59 वाला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यहाँ बंदरगाह कर लेना। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अब देखते हैं 60 वाला प्रश्न, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ ही इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास के साथ।